দেখো রেকর্ডিং এ মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम यस। अच्छा अच्छा देखो, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने होमवर्क देने का सोचा था बट एसडी का फॉर्मूला आ गया था। बताएंगे आज एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, इसी वजह से मैंने होमवर्क हटा दिया था। ठीक है, तो 15.27 मतलब जो इलास्ट्रेशन है वहां पर हम लोग देखेंगे 15.27 में जाएंगे, वहां पर देखते हैं कि एसडी वाला क्वेश्चन हमें मिलेगा, यहाँ से हम लोग सीख लेंगे एसडी। एक्सपेक्टेड वैल्यू कर रहे थे हम 15 पॉइंट, ये रहा, ठीक है 15.27। यहाँ पर क्या बोला है, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, एक अनबाइस्ड कॉइन का मतलब होता है जो कॉइन सही है, मतलब टॉस कर, ऐसा नहीं है कि वो मतलब या तो हेड की तरफ गिरेगा या तो टेल, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो बोल सकते हैं कि अनबाइस्ड मतलब बोल सकते हैं जिसमें हेड भी है टेल भी है, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों साइड ही हेड है दोनों साइड ही टेल है। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है मतलब ई ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड आल्सो इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स, ये हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं देखा था। तो आज हम लोग एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, हम पहले एक बार एसडी का फॉर्मूला लिखवा देते हैं। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे, ये देखो स्टैटिस्टिक्स में एक चैप्टर होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो जब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एसडी, यानी जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन। गुड मॉर्निंग क्रिश। अच्छा, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसका ना हम लोग डिटेल्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में जरूर पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, लेकिन हम एक छोटा सा थोड़ा सा तुम लोग को बताना चाहते हैं कि होता क्या है। मेजर्स का मतलब किसी चीज को मेजर करना यानी मापना। ठीक है, डिस्पर्सन का मतलब होता है कि डेटा कितना स्कैटर है एक दूसरे से, जैसे मान लो 10, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30, मतलब इसमें गैप कितने का है 10, इसमें गैप कितने का है 10 का है। ठीक है, तो ये चीज को स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जब मेजर करते हैं तो अलग अलग फॉर्मूले से करते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन का मतलब ही होता है गैप। गैप को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारा मेथड होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ मेजर्स ऑफ मीन डेविएशन होता है। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग का जैसे कि रेंज होता है, जैसे मान लो किसी एक चीज का मैक्सिमम वैल्यू है 30 रुपीज और मिनिमम वैल्यू अगर 10 है, तो इसका रेंज क्या निकल के आया 10 to 30। ठीक है, इसका गैप कितना निकल के आया 20। ये गैप जो डेटा के अंदर गैप का कैलकुलेशन होता है उसके लिए चैप्टर बना हुआ होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये हम लोग डिटेल्स में वहां जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने एक चीज तुम लोग को बता दिया कि व्हाट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और ये जो डिस्पर्सन का कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड है, उसमें एक मेथड का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर एक बार पता कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और इसी को तुम लोग थोड़ा सा अभी नॉर्मली जैसे फॉर्मूला याद करना पड़ता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बचपन में याद किया था, वैसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ये वाले साइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये कौन सा साइन है, सिग्मा, ये मैंने ब्रैकेट लगाया समझाने के लिए। ये मतलब साइन सिर्फ ये देना है, ये कोई साइन का पार्ट नहीं है, ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है, या फिर ऐसे कर लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करके लिख दो, इसको बोला जाता है सिग्मा। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये मिल जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा। अच्छा, और एक चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी स्क्वेयर, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वेयर को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। तो इसका मतलब
एच डी स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो वेरिएंस इक्वल टू हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और यानी कि सिग्मा स्क्वायर। ये तुम लोग को वहां पर भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बार पढ़ रहे हो तो याद हो जाना चाहिए। अब इससे और एक चीज भी हम लोग बोल सकते हैं, एच डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं हुआ ना, ये कोई नया फॉर्मूला मत समझ लो। क्यों, देखो ये अगर हम लोग चेंज करते हैं, एच डी स्क्वायर इक्वल टू अगर वेरिएंस लिखते हैं तो एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, जैसे नॉर्मली हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो बन गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, एच डी स्क्वायर मतलब एच डी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें मिल जाता है वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वेरिएंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये फॉर्मूला जरूरी है। वेरिएंस इक्वल टू होता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा ई ऑफ एक्स का स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर। शायद हम लोग को यहाँ पर सोल्यूशन में तुम लोग देखोगे मिल जाएगा, ठीक है। एस डी ये रहा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये क्या है, एस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का मतलब ही होता है वेरिएंस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर या वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को मेनली इस टॉपिक के लिए, ठीक है। और किसको किस चीज से डिनोट करते हैं वो याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, या फिर बोल सकते हो वेरिएंस इक्वल टू एच डी स्क्वायर। और वेरिएंस का यहाँ पर फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, और इसको हम लोग कैसे करके बाइफरकेट करेंगे, यहाँ पर आके ये देखो ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला यहाँ पर जो दिया है, अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किया है 3 बार। तो सबसे पहला बात है कि अगर हम लोग कोई अनबाइस्ड कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा। क्यों निकाल रहे हैं, देखो हम लोग को यहाँ पर बोला है निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वो तो आज नया सीखे निकालेंगे, लेकिन जो पहले सीखा हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब हमें निकालना पड़ेगा ई ऑफ एक्स, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पी इंटू एक्स होता है, ये लास्ट दिन देखा, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब हमें एक्स भी चाहिए, उसके साथ साथ पी भी चाहिए, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, एक्स फॉर रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का, मतलब कितने बार हेड्स आ सकते हैं उसका हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए ये कॉलम्स बन जाएगा। साथ ही साथ बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। तो इसका मतलब ये हमें निकालना है, इसको निकाल के जब हम लोग रूट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली कॉलम क्या चीज का बनेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर और म्यू स्क्वायर, ये 2 कॉलम और भी एक्स्ट्रा बनना चाहिए, तभी हम लोग एच डी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं एक्स स्क्वेयर का, ठीक है, और दूसरा हम लोग बनाएंगे ई ऑफ एक्स स्क्वेयर का। इसी से आंसर मिल जाएगा। देखो एक तो हमें ई ऑफ एक्स स्क्वेयर चाहिए और हम लोग को एक एक्स स्क्वेयर चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। सबसे पहला बात है, जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, अनबाइस्ड कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, तो हमारा हेड आने का चांसेस क्या है, फर्स्ट टाइम हमारा हेड आया, सेकेंड टाइम हमारा हेड आया, थर्ड टाइम भी हेड आया। ऐसा हो सकता है एक कॉइन को मैंने 3 बार लगातार टॉस किया, हो सकता है तीनों बार हेड आया, या फिर ऐसा हो सकता है पहले बार हेड आया, दूसरे बार हेड आया, तीसरे बार टेल आया, ये हो सकता है। या फिर हेड टेल हेड, ये हो सकता है। या फिर हम लोग का हेड टेल टेल, ये हो सकता है। या फिर तीनों ही टेल आया, ठीक है। या फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोबेबिलिटी सीखे थे, अगर हम लोगों का जो है कि अगर हम लोग जो टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 3 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों का अगर आउटकम्स 2 है, जैसे कि आउटकम्स हमारा या तो हेड होगा या तो टेल होगा, तो हम लोग का क्या हो जाता है, आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट इज रिपीटेड, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो 2 इज द आउटकम, या तो हेड या तो टेल, आउटकम या तो हेड या तो टेल, और 3 बार टॉस कर रहे हैं, मतलब हम लोगों का जो है यहाँ पर 2 टू द पावर 3 यानी 8 सैंपल स्पेस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये सैंपल
ट्रिपल स्पेस लिखना एकदम हम लोग स्टार्टिंग डे में ही सीखे थे, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम लोग का क्या क्या कंडीशन हो सकता है कॉइन टॉस करने पे हमारा एक बार भी हेड नहीं आया, हो सकता है एक बार हेड आया, हो सकता है 2 बार हेड आया, हो सकता है 3 बार हेड आया, हो सकता है 4 बार हेड आया। ऐसा मत लिख दो, क्योंकि हम लोग 4 बार जब टॉस करेंगे नहीं तो 4 बार हेड आने का कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हटा दो। हमें क्या निकालना है कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो एक बार भी हेड नहीं आया, 3 बार टॉस किए एक बार भी नहीं आया, 3 बार टॉस किए एक बार आया, 3 बार टॉस किए 2 बार आया, 3 बार टॉस किए तीनों बार आया। ये सब हम लोग का वेरिएबल्स हो सकता है, ठीक है। अब जीरो मतलब एक बार भी हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशन हमें क्या बोलता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 8 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 8 है। अब फेवरेबल इवेंट क्या है कि एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार भी हेड नहीं आया ऐसा सिचुएशन है ये वाला, और बस एक ही ऐसा सिचुएशन है। तो 1/8, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एक बार हेड आने का, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये एक बार हो जाएगा। एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 2 बार हेड आ जाए तो 2 बार, ये वाला 2 टाइम्स, और ये रहा 3 हो जाएगा। फेवरेबल केसेस 3 हो जाएगा। 3 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस व्हेन नंबर ऑफ हेड कैन बी 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 बार हेड आ जाए, ये वाला, इसके अलावा और कोई ऐसा यहाँ पर केसेस नहीं है जहां पर 3 बार हेड आ जाए, मतलब 1/8 प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब क्या निकालना है, म्यू निकालना पड़ता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है म्यू, जिसको हम लोग P इंटू एक्स से डिनोट करते हैं, जिसको E ऑफ एक्स बोला जाता है। P इंटू एक्स, 0 इंटू 1/8 0, 1 इंटू 3/8 3/8, 2 इंटू 3/8 6/8 हो गया, 3 इंटू 1/8 3/8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना पड़ता है, टोटल। तो टोटल करने से क्या निकलेगा, देखो नीचे 8 आ गया, 3 + 6 + 3, ठीक है। तो 3 3 6 6 12, 12/8 हो गया। ये हम लोग का इसका समेशन निकल के आ। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब हम लोग पहला आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात है पहला आंसर निकाल सकते हैं, जिसमें हमें पूछा था, ये देखो पहला आंसर तो निकल ही गया। यहाँ पर हमें पूछा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर्स ऑफ हेड, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर्स ऑफ हेड इज ये वाला, ठीक है। यहाँ पर 1.50, ठीक है, इसका देख लो 1.50 ही होना चाहिए, 1.50, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू expected value of getting head 12/8, that is 1.5। और इसके साथ पूछा है, अब देखो जो नया हम लोगों ने सीखा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, E ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक्स स्क्वायर का तो कॉलम हमें जरूर चाहिए, ठीक है। एक्स का स्क्वायर मतलब ये 0 है, ये एक्स का कॉलम है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है E ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो E ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, E इंटू एक्स स्क्वायर। एक्चुअली E ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स। तो E ऑफ एक्स का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स स्क्वायर। दोनों चीज को कंपेयर करो। E ऑफ एक्स का मतलब अगर प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स है, तो E ऑफ एक्स का स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी कितना है 1/8 और एक्स का स्क्वायर 0, तो ये भी 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी 3/8 इंटू 1, तो ये हो गया 3/8, 4 इंटू 3/8 12/8, और 9 इंटू 1/8 यानी 9/8। तो टोटल करने पे ये हो गया नीचे 8, और ये सब टोटल करने से 9 + 3 12 12 24। तो ये आंसर आ रहा है 3, ठीक है। अब हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला है, तो एसडी निकालेंगे। तो एसडी का मतलब कितना होता है, ये देखो ये एसडी स्क्वायर है, ठीक है। एसडी का मतलब होता है यहाँ पर E ऑफ एक्स का स्क्वायर, E ऑफ एक्स का
स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ये एक्चुअली एस डी स्क्वायर का मतलब होता है। तो ई ऑफ एक्स का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं, ये 3 आ चुका है, ठीक है, ये 3, और म्यू का स्क्वायर ये रहा 1.5 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आंसर निकल के आएगा, देखो यहाँ पर 1.5 इंटू 1.5, तो ये हो गया 2.25, तो 0.75। अच्छा, ये हम लोग का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एस डी स्क्वायर निकला है, हमें बोला है एस डी निकालने के लिए, तो एस डी कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 0.75, इसका रूट लगाना है, तो इसका रूट लगा देते हैं, तो ये देखो आंसर आ गया 0.866, तो 0.87 लिख सकते हैं। चलो चेक करके देखते हैं 0.87 हम लोग का आंसर सही आया है कि गलत आया है। ये रहा 0.87, ठीक है। इन्होंने अपना अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाया, हम लोगों ने यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में बना के किया है, ठीक है, इससे आसानी से याद रहता है टेबल फॉर्मेट में, ठीक है। याद क्या करना है तुम लोग को, देखो ये फॉर्मूला तो लास्ट दिन हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, याद हो गया। अब एस डी का याद रखना है, एस डी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो, एस डी कैसे निकालोगे, उसका रूट कर देना जो भी आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि अब अलग अलग फिर रूट ओवर अप करके याद रखना पड़ेगा, या फिर ऐसे याद रखना पड़ेगा, एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। देखो एस डी में माइनस आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि डेटा का स्कैटरनेस मेजर होता है, यानी डिफरेंस, यानी कि तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग सेट सी का क्वेश्चन नंबर 20 करके देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, ये वेरिएबल एक्स है, एक्स का वैल्यू 1 हो इसका प्रोबेबिलिटी इतना, 2 हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी इतना, 3 हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी ना इतना, 4 हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी इतना, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी इतना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, मतलब एस डी ऑफ एक्स पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगेन वही वाला फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। मतलब हमें क्या क्या कॉलम चाहिए होगा, देखो हमें म्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो म्यू निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा, सेट सी, ठीक है, सेट सी क्वेश्चन नंबर 20, एक तो एक्स का कॉलम होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एक पी। अब म्यू निकालने का तरीका, म्यू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, यानी कि ई ऑफ एक्स, ठीक है। अब तक ये याद हो जाना चाहिए, लास्ट दिन हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, और आज भी लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएगा। देखो फॉर्मूला जो याद करना पड़ता है वो लेकिन प्रैक्टिस, मेहनत और लिखने से ही याद होता है, ठीक है, मुझे भी ऐसे ही याद हुआ था। इसको अगर तुम लोग सिर्फ हम कर रहे तुम लोग देखोगे तो इसमें फंसोगे, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लिखने से याद होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना होता है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब ई ऑफ एक्स यानी पी इंटू एक्स, तो ये पी इंटू एक्स का स्क्वायर करना है, ठीक है। देखो सेम चीज कर रहे हैं हम, इसी तरीके से सिखाते ताकि याद हो जाए। पहले मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया, फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं, ताकि लगातार करने से दिमाग में चला जाए। अच्छा, अब देखो क्या क्या है, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, और प्रोबेबिलिटी है 0.15 0.25 0.20 3010। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू एक्स, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0.15 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 2 0.50 होना चाहिए, ये हो जाएगा 0.80, ये तो ओरली हो जा रहा है ना कैलकुलेशन, ये 1.50 हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर यूज करो, 0.60, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे टोटल, और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर मतलब 1 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अच्छा, पहले इसका टोटल कर लेते हैं क्योंकि इसका टोटल हमें चाहिए होगा। म्यू का टोटल 1.5 0.5 प्लस 0.8 प्लस 1.5 प्लस 0.6, तो ये हो गया 3.55, ठीक है। म्यू मिल गया। म्यू क्यों निकाल रहे हैं बार बार, इसका रीजन समझो, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है कि निकाल के दिखाओ कि एस डी कितना होता है, ठीक है। तो एस डी ऑफ एक्स, तो एस डी ऑफ एक्स क्या होगा, एस डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का ऐसे, ये देखो ई ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, इसका रूट लगाना पड़ेगा अगर हम लोग सिर्फ एस डी लिखते हैं, है ना, क्योंकि एस डी स्क्वायर का ये होता है, तो सिर्फ एस डी लिखेंगे तो इस पे रूट लग जाएगा। अब लिखते लिखते क्या है, खुद ही हैबिट हो जाएगा, जिसको जैसे कंफर्टेबल होता है। ऐसे भी लिख सकते हो एस डी स्क्वायर लिख के उसके बाद भी रूट लगा सकते हो। जैसे देखो, अगर ऐसा करके फॉर्मूला याद कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करोगे, एस डी इक्वल टू रूट ओवर लगा लेना, ठीक है। कैसे भी करके याद होने से मतलब है, ऐसे करके, ठीक है। अब म्यू तो हमें पता चल गया, देखो ये तो म्यू होता है, ठीक है, म्यू निकल गया 3.55, तो ये 3.55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालना बाकी है, तो एक्स स्क्वायर तो निकल गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.15। अच्छा, 0.25 में 4 मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाता है, 16 इंटू 0.2 मतलब 3.2। अच्छा, 25 इंटू 0.3 7.5, 36 इंटू 0.1 3.6, टोटल करते 3.6 7.5 3.2 और 1.15, मैंने दोनों को मिला के ले लिया, तुम लोग टोटल करो, देखो इतना ही आएगा 15.45, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 15.45, 15.45 माइनस 3.55 का होल स्क्वायर 12.6025 माइनस 15.45, ठीक है। ये नेगेटिव में नहीं आएगा, ये एक्चुअली पॉजिटिव में ही आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा आगे पीछे, इसीलिए दिख रहा है। तो देखो, कैलकुलेटर में एक ऑप्शन रहता है प्लस माइनस का, इसका यूज करके तुम लोग इसे पॉजिटिव बना लो, फिर ये रूट का साइन यहाँ पर लगाओ तो डायरेक्टली आंसर मिलेगा 1.68, 1.687 मतलब 69 बोल सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। अब देखते हैं आंसर कैसा दिया हुआ है, 1.69, ये रहा ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। जस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा तुम लोग को करते करते याद हो जाएगा, याद रखना है, और आराम से तुम लोग एसडी भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर, मतलब इलास्ट्रेशन का 28 नंबर करेंगे। ट्वेंटी एट यानी कि ये वाला, ठीक है। ए रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स का वैल्यू 4 हो इसका चांसेस इतना है, एक्स का वैल्यू 5 हो इसका चांसेस इतना है, एक्स का वैल्यू 7 हो जाए इसका चांसेस इतना है, 8 हो जाए चांसेस इतना है, 10 हो जाए चांसेस इतना है। फाइंड आउट करने बोला है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऑल्सो ऑब्टेन वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 4। समझाते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले निकालने क्या बोला है, देखो यहाँ पर एक एक्स और पी का कॉलम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। एक्स में है 4 5 7 8 10 और प्रोबेबिलिटी पी में है 0.15 0.20 0.4 0.15 0.10, ठीक है। इतना ही लिखा है, लेकिन जो दिया हुआ है शायद नहीं समझ में आ रहा है क्या निकालने बोला है। लेकिन देखो ये पता है तुम लोग को, थोड़ा सा लिखने का तरीका इन्होंने अपना चेंज कर दिया। बोला है कि ई ऑफ एक्स माइनस, ऐसे बोला है, एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, देखो ऐसे बोला है। देखो स्क्वायर कहाँ दिया है, बिल्कुल बाहर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ई लिखो, जैसा है एक्स लिख दिया। ई ऑफ एक्स का मतलब म्यू होता है, ठीक है। ई ऑफ एक्स ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग डे से कर रहे हैं, ई ऑफ एक्स म्यू होता है, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्लेस करके म्यू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये म्यू हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये देखो ई ऑफ, जो आज मैंने तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया, ये देखो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर से ये निकल के आता है। मैंने बताया ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम लोग तो भी डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो दे सकता है ना, ऐसा बात नहीं है तो ऐसा नहीं दे सकता है। तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर का मतलब ही ये होता है, ठीक है। ई से हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो ये हम लोग का ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ही निकल के आया। बेसिकली हमें एस डी पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया
ऐसे लिख लेते हैं ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, यही होगा। ये मैंने आज तुम लोग को स्टार्टिंग में सिखाया है, बस ई ऑफ एक्स के जगह म्यू लिखा है हम लोगों ने यहाँ पर। तो हम लोग जैसे फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर रहे थे वही वाला फॉर्मूला आ गया है, कोई नया चीज नहीं, बट इन्होंने ऐसा लिखा है कि हम लोग को ऐसा लगेगा कि कुछ नया चीज है। बिल्कुल नया चीज नहीं है। और ये क्या है, ये एच डी इक्वल टू नहीं है ये, लेकिन वेरियंस इक्वल टू है ना, क्योंकि एच डी का स्क्वायर का मतलब इतना होता है, ये देखो एच डी का स्क्वायर का मतलब इतना होता है, यानी वेरिएंस का मतलब इतना होता है, वेरिएंस इक्वल टू एच डी स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने वेरिएंस के नीचे एच डी स्क्वायर लिखा। ठीक है, रिलेशन को समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसा देगा वो तो हम भी नहीं बोल सकते, तुम लोग को भी नहीं पता, बट तुम लोग को हर एक रिलेशन पता होना चाहिए कि वेरिएंस का मतलब एच डी स्क्वायर होता है, एच डी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, वेरिएंस ऐसा होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना पता चल गया, हम लोग को पूछा है ये चीज, अगर पूछा है यानी कि हमें वेरिएंस पूछा है। ठीक है, तो हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके बाद हम लोगों को ई ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब पी इंटू एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू ई ऑफ एक्स, और हमें निकालना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर, तभी हम लोग निकाल पाएंगे पी इंटू एक्स का स्क्वायर यानी ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, जो कि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और इसके साथ ये लास्ट यहाँ पर जो बी ऑफ ये बोला है, ये भी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है। पहले ये देख लेते हैं, p इंटू एक्स, तो 0.15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60 होता है, तो 0.60 ये 1 हो जाएगा, ये 2.80 हो जाएगा। ये सब ओरली कैलकुलेट हो जा रहा है, अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर से कर लो। ठीक है, ये वाला हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मेरा भी ओरली शायद गलत हो जाए, 1.2। अच्छा ये हो गया 10 इंटू 1.0 मतलब 0.1 मतलब 1 हो गया। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, क्यों, म्यू का टोटल हमें चाहिए, तो म्यू का टोटल कितना हो जाएगा, 1.2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2.8 प्लस 0.6, तो ये हो गया 6.60। ठीक है, ये हम लोग का 6.60 आ गया, यानी म्यू का स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया। ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 8 का 64, 10 का 100, पी इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब अब ये एक बार कैलकुलेटर पे कर लेते नहीं तो गलत हो जाएगा, 0.15 इंटू 16, 2.4, अच्छा 0.2 इंटू 0.25, 0.0, एक मिनट ये कुछ गलत हो रहा है, 25 इंटू 0.20, 5 आएगा, 49 इंटू 0.4, 19.6 आ जाएगा, 64 इंटू 0.15, 9.6 आ जाएगा, 100 इंटू 0.1, 10 आ जाएगा, 10 प्लस 9.6 प्लस 19.6 प्लस 7.4, मतलब ये मैंने दोनों को ऐड कर लिया, जल्दी हो जाएगा, तो 46.6 आ गया। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर 46.6, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 46.6, और 6.60 का स्क्वायर 43.56 माइनस 46.6, तो ये आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर 36 पॉइंट, एक मिनट देख लेते हैं कितना हो रहा है, 46.6 माइनस 43.56 हो रहा है, अच्छा माइनस 46.6, अच्छा ये हो रहा है 3.04, नेगेटिव तो होगा नहीं, वो मैंने आगे पीछे लिखा इसी वजह से 3.04। देखते हैं पूछा क्या था, ये पूछा है, तो ये पूछ रहा है मतलब वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस का आंसर हम लोग का जो निकल के आ रहा है वो हो रहा है 3.04। चलो चेक करके देखते हैं 3.04 आंसर है कि नहीं, ये रहा 3.04। ठीक है, इसके बाद जो हमें पूछा है वो देखो, ये थोड़ा सा नया हो जाएगा, ये पूछ रहा है v ऑफ 3x माइनस 4, अब ये क्या है,
अच्छे से देखो, v ऑफ 3x-4 ये क्या है? v का मतलब यहाँ पर वेरिएंस, ठीक है, v का मतलब यहाँ पर वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ 3x-4 निकालने के लिए बोला है कि 3x-4 का वेरिएंस क्या होगा। मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तुम लोग इक्वेशन तो कर ही रहे हो, लीनियर इक्वेशन अगर है और ये उसका वेरिएंस हमें निकालने बोला है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखो, हम लोग ऐसे, कोई भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये समझने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये वाला चीज चल रहा है। एक्चुअली देखो, इतना सारा चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना, मतलब अगर हम सोचेंगे ये चैप्टर पहले कराएंगे उसके बाद वो कराएंगे तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है, किसी के साथ किसी का ना लिंक आ ही जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो y है, ये देखो इसका हमारा लिंक बन जा रहा है इक्वेशन चैप्टर के साथ, ठीक है। अब इक्वेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है तो समझने में थोड़ा सा ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो वेरिएंस ऑफ 3x-4 ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको हम लोग y से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग y से डिनोट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, अगर हम इसको असाइन करते हैं कि y इक्वल टू 3x-4, ठीक है, ये मैंने क्या किया, इक्वेशन को y में असाइन कर दिया। इससे हम लोग कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है, जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे कल, ठीक है। तो a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। तो ये देखो, bx का मतलब हो गया 3x, ठीक है, और a का मतलब हो गया -4, तो a का मतलब -4 और b का मतलब हो जाएगा x हटा दो +3, ठीक है। क्या इसका जरूरत क्यों है? इसका जरूरत इसीलिए है, समझो, वेरिएंस ऑफ 3x-4 पूछा है हम लोग को। एक्चुअली एक फॉर्मूला और भी होता है, हम ये फॉर्मूले वाले पेज में लिखवाते हैं। देखो, एक फॉर्मूला और भी होता है, बस ये एक ही फॉर्मूला हम लोग को और पता करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होता है। ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन SD ऑफ x एंड SD ऑफ y। एक्चुअली ये क्या कब होता है, जैसे दो सीरीज में डेटा है, एक x सीरीज का एक y सीरीज का, इन दोनों डेटा में अगर हम लोग गैप निकालते हैं और स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं तो हम लोग ये निकालते हैं कि SD ऑफ x और SD ऑफ y के अंदर रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो SD ऑफ x और SD ऑफ y का रिलेशन का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे तब भी ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। SD ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b SD ऑफ x, ठीक है। अभी के लिए इतना, वहां पर और भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, यहाँ तो कुछ डिटेल्स का हमें जरूरत नहीं है। SD ऑफ y इक्वल होता है मॉड ऑफ b SD ऑफ x, इतना याद रखो। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर इसमें कुछ माइनस साइन वाला डेटा लिखोगे तो भी वो बाहर जाके प्लस ही होगा, ये मॉड का फैसिलिटी होता है। जैसे जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो होता है, मैथमेटिकल मैथ्स का रूल्स, ठीक है। उसी तरीके से मॉड में अगर -2 भी लिखोगे तो वो बाहर 2 ही होगा, और अगर +2 लिखोगे तब तो 2 होगा ही होगा। बट मॉड्यूलस, जिसको शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं, मॉड का काम ही ये है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, ठीक है। मॉड में से पास करने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये रिलेशन हमें याद रखना है। अब देखो इसका यहाँ पर यूज कैसे होगा, यहाँ पर ये देखो तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को पूछा क्या है, देखो हम लोग को पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बता दो, ठीक है। ये एक्स रिलेटेड इक्वेशन है, तो हम लोग अगर वेरिएंस निकालेंगे तो ये देखो, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मॉड ऑफ बी कितना निकला, +3 इंटू, अच्छा, एस डी ऑफ एक्स कितना है, ये देखो, ये क्या निकला, ये निकला है वेरिएंस, ये क्या है, वेरिएंस है। वेरिएंस ऑफ क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स है, क्यों बताओ, क्योंकि यहाँ पर सारे डेटा एक्स रिलेटेड है। तो एस डी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, √ऑफ 3.04। ऐसा क्यों, देखो ना, ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, बस दो ही चीज है, इसको घुमा फिरा के यूज किया जा रहा है। एसडी का मतलब होता है √ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एसडी का मतलब होता है √ऑफ वेरिएंस। तो अगर हम लोग को वेरिएंस ऑफ एक्स पता चल गया है तो एसडी का मतलब √ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा, √ऑफ 3.04। तो यहाँ पर लिख देते हैं √ऑफ 3.04, और एसडी ऑफ वाई हम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा। तो ये रहा, इसका रूट लगा लो, इंटू ये 3 इंटू √ऑफ 3.04 हो जाएगा। इसका मैंने वैल्यू निकाल लिया है कैलकुलेटर पे, इंटू 3 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 5.23। ये देखो आंसर आ रहा है 5.23,
23 ये हम लोग का क्या निकल गया, एस डी ऑफ वाई। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया। अब देखो क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस ऑफ ये वाला पूछा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर कितना आंसर आया, 27.36। ठीक है, ये मेरा भी आ जाएगा। देखो ये हम लोगों ने क्या निकाला, एस डी ऑफ वाई। अब हमें क्या निकालना है, एस डी ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा, वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस पूछा था ना, ये पूछा था ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5.23 का स्क्वायर, और सॉरी मैंने ये रहा 27.35। ठीक है, 27.35। ये देखो 3529 है, 36 कर दिया इन्होंने। ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पर मतलब वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आ रहा है और कोई बात नहीं है। ये देखने में तुम लोग को लग रहा है इतना सारा चीज नहीं है, वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा। और अभी एक नया फॉर्मूला जो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स में रिलेशन क्या होगा। अगर हम लोगों का कुछ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स वाई का रिलेशन के लिए लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई अपने अंदर लीनियर इक्वेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा चीज जो तुम लोग को याद रखना होता है, हमेशा एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है, या फिर एस डी स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस होता है, ये याद रखना है। तो ये वेरिएंस निकला तो एस डी निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर एस डी पुट करना था, और एस डी निकल गया, पूछा है वेरिएंस तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा याद रखना, ये ट्रिक्स थोड़ा सा याद रखना है। ट्रिक्स नहीं है, मतलब कंसेप्ट, नॉर्मल कंसेप्ट। ठीक है, एसडी पूछेगा तो हमें वेरिएंस दिया हुआ है तो वेरिएंस का रूट करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज रिलेशन क्या है, सिग्मा इक्वल टू वेरिएंस, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, और सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और सिग्मा मतलब एस डी स्क्वायर। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कभी सिग्मा साइन के साथ, कभी एस डी लिख के, कभी वेरिएंस लिख के। ठीक है, लेकिन हमें जो मेन लिंक है उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तभी हम लोग का कैलकुलेशन सही हो। अच्छा ये तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे 34th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखो 34th नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स का वैल्यू अगर इतना इतना है, उस एक्स का वैल्यू 0 होने का प्रोबेबिलिटी, 1 होने का, 2 3 4 5 6 7 होने का प्रोबेबिलिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि के का वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले के का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स है 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, और 0 2 के 3 के 2 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर प्लस के। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये तो मैंने अपने से कुछ भी नहीं लिखा ना, ये हमें गिवन है। हम लोग को सबसे पहले पूछ रहा है कि बता दो के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग को पता है कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। जैसे कि हम लोग परसेंटेज को 100 बोलते हैं, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो इसका मतलब अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो इसका टोटल भी 1 होगा। 0 प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के प्लस 2 के प्लस के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के, ये भी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 7 होने का प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, और ये इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी दिया है जिसका वैल्यू 1 होगा। अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6 7 8, और यहाँ पर एक के है तो 9 के, और बचा क्या, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर, 7 8 9 10, यहाँ पर लिखते हैं 10
के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1। अब यहां से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन बिल्डअप करके, 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मली तुम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते हो इसको सॉल्व करने के लिए, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये मिडिल टर्म में सॉल्व नहीं होगा। तुम लोग करके देख सकते हो। तुम लोग क्या करते हो, 10 इंटू 1 इसका एलसीएम करते हो, 10 इंटू 1 10 हो गया, 10 का एलसीएम करके देखो हम लोग का जो भी वैल्यू आ रहा है हमें इसको ऐसे यूज करना है ताकि 9 आ जाए, या तो 2 + 5 करके 9 आ जाए या 5 - 2 किसी भी एक तरीके से 9 आ जाए, जो कि इम्पॉसिबल मैटर दिख रहा होगा तुम लोगों को। 2 और 5 का यूज करके किसी भी तरीके से 9 आना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जब ऐसे सोल्यूशन नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन में हम लोग यही वाला चीज सीखेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टार्ट हो गया, देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पावर 2 है कि अगर हम लोगों का नॉर्मल फॉर्मूले से जो मिडिल टर्म हम लोग बचपन से सीखते हैं उससे कैलकुलेट नहीं होने से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर तुम लोगों ने हो सकता है पहले भी सीखा हुआ है, दैट इज श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधर आचार्य ने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, इसीलिए इसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसे होता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी वैल्यू, ठीक है, जैसे यहाँ k है, x के जगह k है, नॉर्मली उनका फॉर्मूला हमें ऐसे बताता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब लगेगा ये कैसे याद होगा, मानो मेरा बात, हम ये बोल रहे हैं कि लिखने से याद होता है, अगर तुम लोग सिर्फ इसको देखोगे तो कभी याद नहीं होगा। ठीक है, लिखने से ही याद होता है, दुनिया में हर कोई कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जरूर याद होगा, लेकिन मेरा बात फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद नहीं होगा, हो जाएगा। हम लोग इक्वेशन में इसको इतना बार लिखेंगे कि याद हो जाएगा, लेकिन तुम लोग को मेरे साथ साथ लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कोशिश करना है कि तुम लोग बिना देखे लिख पा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ x के जगह हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, अब उसके पहले कंपैरिजन, इसीलिए कल हम कंपेयर करके तुम लोग को बताने बोल रहे थे कि ax² + bx + c जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर abc कितना होगा, तो हम लोग का है 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करने से ये देखो, ये x के जगह ये एक्चुअली कैसे हो गया, ax का स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह k है, बस इतना ही फर्क है। तो मुझे a निकालना है, तो a का वैल्यू +10 कंपेयर करके मिल गया। अच्छा, b का वैल्यू निकालते हैं, bx इक्वल टू 9k, एक्चुअली यहाँ पर x और k एक ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल x के जगह k दिया हुआ है और कुछ नहीं। मतलब अगर चाहो तो तुम लोग इसको k से लिख सकते हो, नहीं तो ये देखो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है, ऐसे, क्योंकि k दिया है तो अब k लिखना पड़ेगा ना। अब ये देखो ऐसे करके कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 9 हो गया और c का वैल्यू हो जाएगा -1। अब यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। b का वैल्यू है 9, तो फॉर्मूला है माइनस b का वैल्यू मैंने 9 लिख दिया, प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर -4a, 4 फॉर्मूले में a का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू -1 है। ठीक है, और 2 इंटू a का वैल्यू है हम लोगों का 10। ठीक है, अब इसका आंसर निकालेंगे। देखो -9 प्लस माइनस ये हो गया 9 9 81 और ये 40 और ये प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और ये हो गया 20, तो +40 121 और इसका रूट लगाओ 11 हो जाएगा। मतलब ये इतना निकल के आ रहा है, -9 प्लस -11 डायरेक्टली कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 20। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, -9 प्लस 11 बाई 20 और -9 - 11 बाई 20। ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस का यूज करेंगे एक बार माइनस का यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 2/20 यानी 1/10 और ये हो गया हम लोग का -20/20 यानी -1। तो ये दोनों क्या निकल के आया, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू हम लोग का 2 निकल के आया, एक 1/10 और एक -1। लेकिन हमें यहाँ पर k का वैल्यू 1/10 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि k क्या है, k है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, चांसेस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, चांसेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब k का आंसर 1/10 होगा। ठीक है, ये देखो k का आंसर हम लोग का हो जाता है
1/10। ये सारे क्वेश्चन आज जो हम लोग करेंगे ना, तो अब इस क्वेश्चन के बाद से बोल सकते हो थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, नॉर्मली एमसीक्यू के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी है हम लोगों का, तो इसीलिए हम करवा रहे हैं ताकि ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। कभी अगर आ जाए एग्जाम में, उतना चांसेस नहीं होता है, कम होता है, फिर भी अगर आ जाए तो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑफ बीट है बोल सकते हो, लेकिन हम ये गारंटी नहीं ले रहे कि नहीं आएगा, ठीक है। मैट में है तो आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया 1/10। पहला आंसर हम लोगों ने निकाल लिया 1/10। अब सेकंड हमें बोला है, देखो सेकंड हमें बोला है कि p अगर लेस देन 3 है तो कितना होगा, फाइंड p ऑफ x लेस देन 3। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, मतलब चांसेस क्या है कि x का वैल्यू 3 से कम हो। तो x का वैल्यू 3 से कम हो यानी x का वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। x का वैल्यू 3 से कम होने का मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू 0 हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 2 हो सकता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x लेस देन 3 निकाल के देना है, मतलब ये तीनों का टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। x लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। तो और का मतलब क्या हो जाए, और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगाया है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन लगाया है, और कोई रीजन नहीं है। ये देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ये वाला लाइन लगाया, ये इतना कुछ नहीं लिखा। x का वैल्यू 3 से कम होने का मतलब x का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या फिर 1, या फिर 2, यानी कि और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब मैथमेटिकली प्लस। ये सब तो हम लोगों ने सीख लिया, चैप्टर ही हमारा खत्म होने को आ रहा है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 होने से प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी होगा 0, ठीक है। अच्छा, और अगर 1 हुआ तो 2 के, 2 हुआ तो 3 के, ठीक है। इसका 0 वैल्यू, इसका 2 के, इसका 3 के, ठीक है। तो टोटल करते हैं यहाँ पर 5 के, और k का भी अभी वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने 1/10, यानी 1/2। 1/2 मतलब 0.50। तो देखते हैं इसका आंसर 0.50 है कि नहीं। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर 0.50 है कि नहीं, ये रहा 0.50। इस तरीके से निकालना है, ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये देखो। 3 में बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो, मतलब 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अच्छा, अगर 4 हुआ तो उसका चांसेस क्या है, 4 हुआ तो ये रहा 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k, टोटल करते हैं। ये इसका वैल्यू है, ठीक है। ये इसका ये गिवन है। तो 7, 8, 9, 10, 10k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k मतलब 3k। अच्छा, 10 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, k का वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 1/10। तो देखते हैं कितना निकल के आता है। तो ये 1/10 रहेगा, एक 10 कैंसिल हो जा रहा है, 3/10 मतलब 4/10, यानी कि 0.40, ठीक है। 0.40 चेक करते हैं, 0.40 हम लोग का आंसर है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का 0.40 है, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर, इसमें देखो क्या बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा बट 5 से कम
यानी 5 तक, मतलब बेसिकली एक्स का वैल्यू जो है 3, 4 और 5 हो सकता है, क्योंकि 2 से ज्यादा, 2 लेस देन एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स अगर ग्रेटर देन 2 यानी 3, 4 और 5 इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 या 5 से कम यानी 5 तक, और 2 से ज्यादा यानी 3, 4, 5। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 5। तो 3 कितना हो जाएगा, के 2k के स्क्वायर, 3k प्लस के स्क्वायर, 3 इंटू 1/10 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, तो 3/10 प्लस 1/100। अच्छा, 100 और 10 का एलसीएम 100 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 30 प्लस 1, 31/100, मतलब 0.31 होगा, ठीक है। 0.31 एक बार चेक कर लेते हैं सही बात है कि नहीं, 0.3, ये देखो 0.31, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने देखा सेट में ऐसा एक क्वेश्चन है, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 24, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 24 देखो। ये वाला, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोस, एक्स का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी उसका, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है। मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है, ये निकालना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग अपना कॉलम बनाएंगे। एक्स और पी तो दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। सेट सी क्वेश्चन नंबर 24, एक्स और पी दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 12468, पी का वैल्यू दिया हुआ है के 2k 3k और 3k अगेन के। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं म्यू, म्यू यानी p इंटू एक्स यानी ई ऑफ एक्स। अब इसको निकालने का क्यों जरूरत है, क्योंकि वेरिएंस जो निकालने बोला है ना, ये देखो वेरिएंस का मतलब है ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। मतलब म्यू निकालेंगे तभी ना म्यू का स्क्वायर निकाल पाएंगे, ठीक है। मतलब म्यू का होल स्क्वायर बेसिकली, तो म्यू का होल स्क्वायर निकालने के लिए म्यू निकालना पड़ेगा। तो म्यू कैसे निकालेंगे, p इंटू एक्स, 1 इंटू के, 2 इंटू 2k 4k, 4 इंटू 3 12k, 6 इंटू 3 18k और 8k, ठीक है। और ये सारे k का एडिशन कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 12 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 5, तो ये हो गया 43k, ठीक है। 43k हो गया। अच्छा, और यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्स का स्क्वायर 1, 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, p इंटू एक्स का स्क्वायर, तभी जाके निकलेगा ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। p इंटू एक्स का स्क्वायर, तो p मतलब k और x का स्क्वायर, k इंटू 1 k, 2k इंटू 4 8k, 3k इंटू 16 48k, ठीक है। अच्छा, 3k इंटू 36 108k। अच्छा, और k इंटू 64 मतलब 64k, ठीक है। अब हम लोग को k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो आंसर हमारा कुछ k रिलेटेड नहीं है, आंसर डिजिट में है, यानी k हमें निकालना पड़ेगा। k कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 प्लस 2 3, 3 6, 6 3 9, 9 प्लस 1 10, 10k, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 10k, तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखते हैं as 10k इक्वल टू 1, therefore k इक्वल टू 1/10। मैंने कहा से लिखा 1, क्योंकि अभी अभी बताया ना टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग का कितना होता है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है, तो उसी का यूज करके हम लोग कर रहे हैं, जहां से हमारा k का वैल्यू 1/10 निकल के आ गया। चलो अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का टोटल करते देखते कितना आता है, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 48
प्लस 108 प्लस 64 229K। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम लोग को दिया है 229K और म्यू स्क्वायर का मतलब 43K का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 229K का मतलब 1/10 माइनस 43 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर। देख लेते हैं कितना आएगा। 229/K मतलब डिवाइडेड बाई 10 22.9। ठीक है, और 43/10 पहले देखो कितना आता है, जितना आया उसको स्क्वायर करना है, यानी इंटू इक्वल टू 18.49 है ना। 43/10 का मतलब होता है 4.3। 4.3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इतना निकल के आएगा माइनस 22.9। तो ये हो गया 4.41। आंसर तो माइनस में नहीं होगा, मैंने इसको पहले लिखा हुआ था, इसको बाद में लिखा, इसीलिए ये आंसर आया। हमें वेरिएंस ही पूछा था तो वेरिएंस डायरेक्टली निकल गया, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला ही पुट किया। अगर एसडी पूछता तो फिर इसका रूट करना पड़ता। 4.41। देखो आंसर 4.41 ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो के रिलेटेड है आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों को एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो हम लोग को हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मानना होता है, वहां से हम लोग के निकाल सकते हैं, फिर जो भी पूछेगा उसके हिसाब से टेबल बना के कैलकुलेट करके के का वैल्यू बाद में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो एक हम लोगों को जो है इलास्ट्रेशन में मिल गया, एक हम लोग को यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, अब हम लोग करेंगे सेट बी का क्वेश्चन नंबर 53। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे। सॉरी, सेट ए का, बी में तो 53 है नहीं, हम गलती से बी बोल रहे हैं। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 53 करना पड़ेगा, ये वाला, ये बाकी है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्या बोला है, बोल रहा है इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स हैविंग एक्सपेक्टेड वैल्यू एज 4.5 एंड 2.5, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी e, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये क्वेश्चन में हमें बता रखा है, क्या बताया है, x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स हैविंग एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.5 2.5, मतलब ये। ठीक है, मतलब म्यू का वैल्यू फॉर एक्स, म्यू का वैल्यू फॉर वाई। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ई से डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई कितना होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, अच्छा अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है, हम लोग अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स माइनस वाई करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला ऐसे होता है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सिंपल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चीज अभी हम दिखा देते हैं, देखो ये कहां पर लिखा, पहले ये निकाल लेते फिर बता देते हैं, आसान है ना। देखो ई ऑफ एक्स माइनस वाई निकालना है तो ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई हो जाएगा। 4.5 माइनस 2.5 तो ये हो गया 2, 2.0 यानी 2 हो जाएगा। तो 2 होने से ऑप्शन देख लो ए। ठीक है, 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स माइनस वाई, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई। और अगर ऐसा होता है ना ई ऑफ एक्स इंटू वाई, तो भी ऐसे हो जाता है ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। हम ये दिखा देते कहां पर लिखा हुआ है, रुको ये दिखा देते कहां पर लिखा हुआ है। जहां एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, मतलब जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में स्टार्टिंग है, यहाँ पर तुम लोग को दिख जाएगा, ये देखो अलग अलग फॉर्मूला दिख जाएगा। ये देखो ई ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब ऐसे होता है, ई ऑफ के इंटू एक्स का मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स वाई का ऐसे हो जाएगा। तो मैंने अलग अलग और फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, अगर तुम लोग यहाँ से भी देखोगे तो दिख जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो इजीली याद रख सकते हो, अगर प्लस है एक्स और वाई में तो अलग अलग कर दो। ठीक है, अगर माइनस है तो अलग अलग माइनस कर दो, मल्टीप्लीकेशन है तो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर दो, आसान है। इसको उतना फॉर्मूले की तरह स्ट्रेस लेके याद रखना भी नहीं पड़ेगा, आसानी से याद हो जाएगा। अगर ये प्लस होता सपोज तो ये दोनों प्लस हो जाता, ये मल्टीप्लीकेशन होता तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाता। तो इसे याद रखना मुझे नहीं लगता इतना कुछ मेहनत वाला है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, याद रह जाएगा ये एक फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा देखो, अगर प्लस है ये एक फॉर्मूला, अगर मल्टीप्लीकेशन है
और अगर मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ई ऑफ एक्स, ठीक है, के इंटू ई ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, जहां पर के कांस्टेंट, के इक्वल टू कांस्टेंट, और ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता है ज्यादा कोई मेहनत का बात है, ठीक है, ये फॉर्मूले क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग फिर से एक बार सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा, ये वाला सेट सी क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला है देखो, the probability that there is at least one error in an account statement prepared by 3 person ABC are 0.2, 0.3, 0.1। मतलब कोई एक अकाउंट स्टेटमेंट बना रहा है 3 पर्सन मिलके, एक अकाउंट स्टेटमेंट बन रहा है जिसे 3 लोग मिलके बना रहे हैं, और ये तीनों से वो स्टेटमेंट गलत बन जाए, देयर इज एटलीस्ट वन एरर। अच्छा, कम से कम उनसे एक गलती हो जाए, उसका चांसेस है ए से हो जाए, उसका चांसेस है 0.2, बी से हो जाए, उसका चांसेस है 0.3, सी से हो जाए, उसका चांसेस है 0.1। इफ एबीसी प्रिपेयर्ड 60, 70 एंड 90 सच स्टेटमेंट, ए ने कितने सारे स्टेटमेंट बनाए 60, बी ने कितने सारे बनाए 70, सी ने कितने सारे बनाए 90, मतलब ये एक्स हो गया वेरिएबल्स, इन्होंने 60 स्टेटमेंट बनाए, 70, 90, और जिसका एरर होने का चांसेस इतना 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 है, ये चांसेस है एक एरर होने का, तो इतने सारे होने का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है, ई ऑफ एक्स पूछा है। तो देखो कैसे होगा, हम लोग के पास एक्स है, एक्स एक्स कौन सा होगा, 60, 70, 30, सॉरी 90, यहाँ पर लिख देते हैं पर्सन्स। 3 पर्सन है, ए बी सी, ए ने 60 स्टेटमेंट बनाया, बी ने 70 और सी ने 90। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर, ठीक है, ये एक एरर का प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है, एक एरर होने का प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, मतलब बेसिकली ये कॉलम पी का है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को बोला है निकालने के लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कितना है, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकल के आएगा। हम लोग को बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कितना होगा, अगर 0.2 चांसेस है, मतलब 20% चांसेस है कि गलत हो जाए, तो 80% चांसेस है कि करेक्ट हो जाए। 30% गलत होने का चांसेस है तो 70% करेक्ट होने का, 10% गलत होने का चांसेस है तो 90% सही होने का चांसेस है, ठीक है। और हमें पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट का, ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट इनटू एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स, मतलब पी इंटू एक्स होता है, कौन सा पी ले, ये वाला कि ये वाला। क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट का, तो ये लेना पड़ेगा, अगर नहीं पूछता तो ये तो निकालना ही नहीं पड़ता ना, इससे डायरेक्टली कर सकते थे। तो 60 इंटू 0.8, 48, 70 इंटू 70, मतलब ये हो गया 49, और 90 इंटू 90 मतलब 81। अब ये सबका टोटल करेंगे, 48, 49 और 81, तो ये हो गया 178, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या निकल के आया, यही पूछा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट द करेक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये देखो क्या पूछा था, यहाँ पर लैंग्वेज देखो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट 178। तो देखते हैं 178 है कि नहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला था, जिसका निकालने के लिए बोला था उसी का निकालेंगे। अगर बोलता कि एरर का ही निकालो तो फिर डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई होने से जितना आंसर आता है उतना निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब अच्छा बात ये है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है। अगर हम लोग सिर्फ इसी के बेसिस पे कर देंगे, अगर रट रहे हैं तो पी आ गया, पी इंटू एक्स निकाल लेंगे, तो बस हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 60 इंटू 0.2, इसमें 12 आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और 90 इंटू 0.1, अगर गलती से ये कर देते हो तो आंसर कितना आ जाएगा,
9 + 21 + 12, ये आंसर हो गया 42। ठीक है, देख लो कि 42 भी ऑप्शन में कहीं हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं रखा है। देखो नहीं रखा नहीं है। चलो अगर ऑप्शन में 42 आ रहा है, ऐसा तुम लोगों ने कर दिया, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें पढ़ना भी है अच्छे से क्वेश्चन, सिर्फ रट लिया फॉर्मूला P × X करना है, तो P किस चीज का बोला है उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एग्जाम्पल मतलब इलास्ट्रेशन 32 में जाएंगे। थर्टी टू, ये रहा 32, ये 31 है, 32, ये क्वेश्चन देखो। थर्टी टू में क्या बोला है देखते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। मतलब एक जगह पे 100 नेचुरल नंबर्स है, पहले 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर्स, और एक सेट है अनदर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अनदर सेट कंटेनिंग फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को एक से डिनोट करते हैं, सेकेंड जो है 200 नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, मतलब उसके बाद और एक सेट है जिसमें फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स को y से डिनोट करते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, इसका प्रोडक्ट मतलब e ऑफ x इंटू e ऑफ y कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन तो पहले समझना पड़ेगा ना क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए सेट, एक सेट में रैंडमली 100 नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट करके 100, ठीक है, और एक सेट है, फिर उसको y से डिनोट करेंगे। वहां पर कितने सारे नेचुरल नंबर्स है, वहां पर पहले 200 मतलब 1 2 3 करके 200 तक का नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकलेगा, x का, एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका निकलेगा, y का। अब ये दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख के मैनेज कर रखा है इस तरीके से। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। देखो कैसे आंसर आएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक्स और वाई का कॉलम। एक्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी p इंटू एक्स, तभी तो आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, फिर एक कॉलम होगा y, फिर p, फिर p इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अच्छा पहले लिखते हैं x, x का वैल्यू क्या क्या है, 1 से लेके 100 तक, 2 3, अब सारा लिखने का जरूरत नहीं है, डॉट डॉट 100 लिखेंगे। y का क्या लिखेंगे, 1 से लेके 200 तक, ठीक है, तो डॉट डॉट करके हम लोग 200 तक लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी, अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो सैंपल स्पेस तो 100 नेचुरल नंबर्स है, तो हमारा सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम 100 होगा, तो ये हो गया 100। अब 1 आ जाए, इसका चांसेस क्या है, एक से लेके 100 के अंदर, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 के अंदर, एक से लेके 100 के अंदर एक आने का चांसेस क्या है, एक ही बार आ सकता है अगर हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 आने का चांसेस एक ही बार है, तो 1/100 हो जाएगा। अगर हम लोग एक बार रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही बार सिलेक्शन बोला है, ये देखो ये नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर इसमें से एक नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, तो एक आने का प्रोबेबिलिटी एक ही बार, 2 आने का प्रोबेबिलिटी एक बार, 3 आने का प्रोबेबिलिटी एक बार सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी एक नंबर रैंडमली आने का प्रोबेबिलिटी एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डॉट डॉट करके 100 आने का चांसेस भी 1/100। अब हम लोग को करना है p इंटू एक्स, तो 1 इंटू 1/100, 1/100, 2 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/100, ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेट करने में आसानी होगा। 3 इंटू 1/100 एंड डॉट डॉट 100 इंटू 1/100। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करना है, हम लोग को टोटल करना है। इसका टोटल हम अलग से लिख के दिखाएंगे, यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये डॉट डॉट करके है ना, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, बताते हैं। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसका भी 1/, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस हो जाएगा,
1 से 200 के बीच में एक बार एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो एक आने का प्रोबेबिलिटी एक ही बार होगा, टोटल सैंपल स्पेस 200। दो आने का प्रोबेबिलिटी एक ही होगा, मतलब नंबर ऑफ चांसेस दैट वी विल गेट 2, दैट इज 1 by 200, फिर 1 by 200, 3 आने का चांसेस, फिर 1, यहाँ पर भी 1 by 200। ठीक है, अच्छा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 1 by 200, 2 into 1 by 200, 3 into 1 by 200। ठीक है, और यहाँ पर डॉट डॉट करके 200 into 1 by 200। तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, इस तरीके से क्यों लिखा, ताकि इसका कैलकुलेशन हम लोग अच्छे से कर पाए। अब देखो ई ऑफ एक्स लिखते हैं, ई ऑफ एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स हमारा कितना निकल के आया है, 1 by 100 प्लस 2 into 1 by 100। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 into 1 by 100 प्लस 3 into 1 by 100। अच्छा, प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसे तो हम लोग टोटल करते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस देके लिख रहे हैं, प्लस डॉट डॉट करके 100 into 1 by 100। अब इसमें सोल्यूशन का तरीका देखो क्या करना है। अब इतना सारा लिखना तो पॉसिबल नहीं है कि 1 से लेके 100 तक हम लिखते जाए, इसीलिए तो मैंने डॉट डॉट दिया है। तो इसका सोल्यूशन कैसे हुआ, 1 by 100 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 100। ठीक है, तो 1 by 100। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला हम लोग कभी और सीखेंगे, बिल्कुल सीखोगे जब तुम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेस और जियोमेट्रिक प्रोग्रेस करोगे। तो ये देखो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लो 1 से लेके 5 का टोटल, 1 से लेके रैंडमली हम लोग 5 नंबर लिख रहे हैं, इसका टोटल कितना होगा, ओरली करके देखो, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 हो गया। और इस फॉर्मूले में लगा के देखो तो भी 15 आएगा। ये फॉर्मूले में n का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, तो 5 नंबर्स, ये 5 के लिए 5 नहीं लिख रहा है, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 6 बाई 2, 15। ठीक है, ये तो देखो जब 5 नंबर होता है ऐसे भी लिख के कर सकते हो, इसका फॉर्मूले का जरूरत नहीं। लेकिन जो 100 नंबर होंगे तब क्या हम लोग 1 से लेके 100 तक लिखेंगे, नहीं ना, तभी तो ये फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूले का यही रीजन है बनाने का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग इसमें कैलकुलेट करने के लिए। मैंने पहले ही बोला है थोड़ा सा ऑफबीट टाइप क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, लेकिन कर लो, पता नहीं कब आ जाए। ठीक है, वैसे एमसीक्यू के लिए अगर देखें तो एक नंबर के लिए काफी ज्यादा होता है। अब देखो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ही सिर्फ रहेगा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है अलग अलग सब टॉपिक से। ठीक है, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 100 नंबर है तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 100 100 कैंसिल आउट, 100 1 बाई 2, ये हो गया पहला आंसर ई ऑफ एक्स। अब हम लोग निकालेंगे ये वाला ई ऑफ वाई। ई ऑफ वाई कितना है, 1 इंटू 1 बाई 200 प्लस 2 इंटू 2 बाई 200, 1 बाई 200, 1 बाई 200, 3 इंटू 1 बाई 200 डॉट डॉट करके 200 इंटू 1 बाई 200, यहाँ जगह थोड़ा सा कम हो गया, 1 बाई 200। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1 बाई 200, क्या बचेगा 1, इसके बाद क्या बचा 2, इसके बाद क्या बचा 3, डॉट डॉट करके 200 बचा। ठीक है, अब 200 नेचुरल नंबर्स का टोटल हम लोग फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। n मतलब 200, n इंटू एन प्लस 1 मतलब 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 200 200 कैंसिल आउट, 200 1 बाई 2, तो ये हम लोग का ई ऑफ वाई निकल गया। अब निकालने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। चलो निकाल लेते हैं, ई ऑफ एक्स आया है यहाँ पर 100 1 बाई 2, और ई ऑफ वाई आया है 200 1 बाई 2। अच्छा, अब देखो कितना आंसर आता है, 101 और 201, 20,301, 20,301 डिवाइडेड बाई 4, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 5075.25। चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ, 5075.25,
75.25, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ प्रोबेबिलिटी से काम नहीं होगा, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ये कभी कभी ना 7-8 में भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि नेचुरल नंबर्स का एडिशन अलग, मतलब अलग अलग लिख के नहीं करके, इसका यूज करके जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह है उसको सॉल्व करवाया जाता है मैथ्स में, लाइक 9-10 में भी होता है। तो हो सकता है कि तुम लोगों ने पहले भी सीखा है एपीजीपी, ठीक है। अगर सीखा है तो ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। और अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया तो याद हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा सेट बी में चलते हैं। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22, ये वाला सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं इसमें क्या बोला है। इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज y इक्वल टू -3x+4, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन ऐसा किया था, ठीक है। दो रैंडम वेरिएबल्स में रिलेशन कुछ ऐसा है, मतलब लीनियर इक्वेशन वाला बात हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब एसडी ऑफ x ये बता दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बता दिया है 2। पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा। अभी अभी आज ही मैंने तुम लोग को एक रिलेशन बताया था, एस डी ऑफ वाई, ऑफ लिखो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो, इक्वल टू होता है मॉड ऑफ बी इनटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। आज मैंने बताया, हम दिखाते हैं, मुझे जितना याद है सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में ही हम लोगों ने ये वाला किया होगा, ये रहा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एस डी ऑफ एक्स, ये देखो ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, ये रहा मॉड ऑफ बी इनटू एस डी ऑफ एक्स होना चाहिए। अब हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। देखो और एक क्वेश्चन आ गया ऐसा हमारे प्रैक्टिस के लिए, एस डी ऑफ वाई पूछ रहा है कितना है। अगर एस डी ऑफ एक्स 2 है, ये 2 बता दिया, मॉड ऑफ बी में बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई इक्वल टू अगर इतना है तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू +4 और बी का वैल्यू -3 कंपेयर करेंगे, बी एक्स ऐसे करके कंपेयर करेंगे ना। ये देखो y इक्वल टू, हम लोग इसको अगर अरेंज करके लिखते हैं तो ये होता है +4 -3x, ऐसे मतलब a प्लस बी एक्स फॉर्म में। अब a इक्वल टू +4, bx इक्वल टू -3x, देयरफॉर b इक्वल टू -3, ठीक है। ऐसे करके निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया -3। अब मॉड में मैंने बोला था कुछ भी डेटा करो, वो जब मॉड के बाहर आता है तो वो पॉजिटिव होता है, चाहे नेगेटिव डेटा हुआ या पॉजिटिव। पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 हो गया, एस डी ऑफ वाई 6 हो जाएगा। ये रहा आंसर 22 का बी। अब देखो ऑप्शन में ना एक -6 दिया हुआ है, अगर तुम लोग इस मॉड का यूज नहीं करते हो, इसको माइनस लिख देते हो, फिर माइनस आंसर करोगे तो ऑप्शन ए लिख के आओगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैथमेटिकली कहीं पर भी तुम लोग को ये मॉड्यूलस या मॉड का साइन मिले तो याद रखना कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए ही होता है। पर 23 करेंगे, ये वाला ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। एंड वेरिएंस ऑफ v ऑफ x का मतलब हो गया, v ऑफ x का मतलब हो गया वेरिएंस ऑफ x, 6 वेरिएंस ऑफ y पूछ रहा है, v का मतलब वेरिएंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर दिया है सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 23, वेरिएंस ऑफ x बता दिया है 6, वेरिएंस ऑफ y पूछ रहा है कितना होगा अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। देख लेते एक बार सही लिखा कि नहीं, 2x + 3y + 4, हाँ सही लिखा है। अच्छा अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में बनता है, तो हम लोग इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में ही बनाएंगे। तो y को इधर लिखेंगे, y इक्वल टू बाकी सब इधर ट्रांसफर कर देंगे, a मतलब -4 -2x, ठीक है। और ये हो गया -4 -2x डिवाइडेड बाई 3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, -4/3 लिख देंगे और यहाँ पर -2/3 और यहाँ पर x हो गया, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, ताकि हम लोग फॉर्मेट के साथ जो है उसको मतलब कंपेयर कर पाए कि इस फॉर्मूले के हिसाब से a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है। तो y इक्वल टू कंपेयर क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस bx होता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, -4/3 दिख रहा है, -4/3। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b प्लस b होता है, ठीक है। तो प्लस bx इक्वल टू -2/3x,
दोनों साइड से x हटा दो, b का वैल्यू -2/3, ठीक है, इस तरीके से कंपेयर होगा। इसीलिए कल हम तुम लोगों को बहुत सारे अलग अलग लिख के पूछ रहे थे, ठीक है, हर एक चीज का रीजन होता है क्यों हमें ये सारी चीजों को सीखना जरूरी होता है। तो -2/3 हो गया। अच्छा, अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो हम लोग को वेरिएंस ऑफ y पूछा है, तो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, तो एस डी ऑफ y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एस डी ऑफ y का मतलब कितना होता है, एस डी ऑफ y का मतलब ये वाला होता है मॉड ऑफ b, एस डी ऑफ y का मतलब मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि एस देखो मैंने क्या किया, मैंने एस डी ऑफ y का वैल्यू लिखा मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x, और ये वेरिएंस था, होल स्क्वायर था, तो ये होल स्क्वायर अपने आप आ गया। चलो, मॉड ऑफ b का मतलब है -2/3, और एस डी ऑफ एक्स कितना होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एस डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। सोच के देखो, √6 हो जाएगा। क्यों √6 होगा, बिकॉज देखो एस डी इक्वल टू क्या होता है, √वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ एक्स और तो एस डी ऑफ एक्स निकल जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है 6, तो एस डी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 6। अब एस डी क्यों निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमें एस डी ऑफ वाई चाहिए। तो जब भी लीनियर इक्वेशन देगा तो ये वाला रिलेशन हमारा बनता है, तो ये हो जाएगा 2/3 -2/3 हो जाएगा। √6 जो है ये √6 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा ना, ये देखो यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर ये 2/3 हो गया इंटू √6 और इसका होल स्क्वायर। तो 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 24/9। 8/3 देखते हैं, ऑप्शन 8/3 का है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 8/3, हाँ ऑप्शन ए है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला हमारा काम में आ गया, जो भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सीखा। लीनियर इक्वेशन से पहले हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, इसको निकाल के क्या फायदा हुआ, क्योंकि जब भी लीनियर इक्वेशन देगा तो हमारा ये फॉर्मूला काम में आना ही है, ठीक है, ये वाला। तो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। अब हमें वेरिएंस पूछा था, वेरिएंस मतलब एस डी स्क्वायर, वाई पूछा था तो एस डी ऑफ वाई स्क्वायर। अब एस डी ऑफ वाई का मतलब हम लोग ऐसे बता सकते हैं, एस डी ऑफ वाई का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू पुट करते गए, जैसा कैलकुलेशन हुआ वैसा किए, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेट ए का दो क्वेश्चन करेंगे, 42 और 54, सेट ए का। फोर्टी टू, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। If random variables x assume the values x1, x2, x3, x4 with corresponding probability p1, p2, p3, p4, मतलब x का वैल्यू x1 हो जाए, इसका चांसेस है प्रोबेबिलिटी 1, x का वैल्यू x2 हो जाए, इसका चांसेस है प्रोबेबिलिटी 2, ये बोल रहा है, ठीक है। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, x का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ठीक है, ये आसान है, देखो कैसे होगा। सेट ए क्वेश्चन 42, एक्स का वैल्यू बोल रहा है, कभी x1 है, कभी x2 है, कभी x3 है और x4 है, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेट करके 4 वैल्यू बोला है। अब प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि x का वैल्यू x1 हो जाए, इसका चांसेस p1, x2 हो जाए, इसका चांसेस p2, इसका p3, इसका p4। अब बोल रहा है कि बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दोस्त क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर वही पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, तो ई ऑफ एक्स यानी कि म्यू यानी कि पी इंटू एक्स, तो पी इंटू एक्स कैसे होगा, x1 इंटू p1, x2 इंटू p2, x3 इंटू p3, x4 इंटू p4, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलता है, ये सारी चीजों का टोटल। तो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, होना तो चाहिए। ये रहा, ये देखो ये नहीं होगा, ये देखो x1 p1 x2, ये भी नहीं होगा, x2 p3 कर दिया है, ये नहीं होगा, x2 p2 होगा, तो ये भी नहीं होगा, x1 p1 x2 p2 x3 p3 x4 p4, हाँ
आगे p लिखा है बाद में x लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग x y लिखे तो भी जितना सही है, y x लिखे तो भी दोनों का बात तो एक ही है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑप्शन ध्यान से देखना है, ये देख के टिक मत कर दो क्योंकि 2 के साथ यहाँ 3 दिया है, 2 के साथ 2 ही हो रहा है मल्टीप्लाई में, 3 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है। ठीक है, इसमें आंसर ऑप्शन सी होगा। और एक क्वेश्चन करेंगे सेट ए का, क्वेश्चन नंबर 54। ये वाला, इफ वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज 23, मतलब वेरिएंस ऑफ x बोला है 23, ठीक है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस वाई 10, ठीक है। वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 10 ये कितना होगा ये पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब इसको भी अगर y से असाइन करते हैं तो y इक्वल टू 10 प्लस 2x, कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 10 हो जाएगा और b का वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 2, ठीक है। अब वेरिएंस बता दिया है, हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला है वो भी देखते हैं। इस वेरिएंस से निकालने के लिए बोला है, वेरिएंस ऑफ दिस वन, और मैंने इसको y से एज मतलब y में असाइन किया है, ठीक है। इसको हम मान लिए हैं y, मैंने y में असाइन किया है, तो मतलब बेसिकली हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया, वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ y का मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y का मतलब होता है एस डी ऑफ y का होल स्क्वायर, और एस डी ऑफ y का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x का, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। मॉड ऑफ b कितना होगा, +2 इंटू एस डी ऑफ x क्या हो जाएगा, ये वेरिएंस है। वेरिएंस मतलब वेरिएंस यानी वेरिएंस से एस डी कैसे निकालेंगे, एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो लिख देते हैं, ये देखो एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे होता है एस डी स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस, हाँ सही लिखा था, एस डी स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस, तो एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरियंस। तो एस डी ऑफ एक्स जो है रूट ओवर ऑफ वेरियंस एक्स हो जाएगा, मतलब रूट ओवर ऑफ 23। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, ये हो गया स्क्वायर रहेगा 2, मॉड ऑफ 2 से 2 बाहर आया तो 2 हो जाएगा, इंटू रूट ओवर ऑफ 23 और ये होल स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 23, ये स्क्वायर होने पे 4, ये स्क्वायर होने पे 23, 92 आ रहा है, ठीक है 92 आ रहा है। देखते हैं आंसर क्या दिया है 45 का, सॉरी 45 नहीं, कौन, हाँ 45 किया, या फिर मैंने कौन सा बोला, 54 किया है, 54, ये रहा 92, ऑप्शन डी 92, ठीक है। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा अब हम लोग सेट ए का और भी दो क्वेश्चन कर सकते हैं, 45 और 44, 45 और 44, ये रहा, ये दोनों सेट ए 45, देखो इसमें क्या बोला है, इफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y रिलेटेड बाय y इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। हम लोग को लीनियर इक्वेशन दे दिया है y इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एस डी ऑफ y कितना होगा, ठीक है। तो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, देखो कितना बार लिख रहा है, याद तो हो जाना चाहिए ना। अब मॉड ऑफ बी कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके, जनरल फॉर्म होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू -2 और बी का वैल्यू हो जाएगा -3, क्योंकि बी एक्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे, दोनों साइड से एक्स हटा दो, बी का वैल्यू -3 आ गया, -3 इंटू एस डी ऑफ, हम लोग को एक्स पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे। अच्छा यहाँ पर अच्छा एस डी ऑफ एक्स से ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही लिख देते एस डी ऑफ एक्स, तो यानी 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स, ये आंसर होगा। एस डी ऑफ एक्स निकालने का तो कोई दिया हुआ था नहीं डेटा, इसलिए हमें आंसर भी ऐसे दिया है, 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स, ऑप्शन बी होगा। गलती से भी इसमें टिक नहीं करना है, क्योंकि -3 नहीं होता है, मॉड के बाहर आने पे वो 3 हो जाता है। 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स यानी कि ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। और एक तरीके का मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस हुआ, अब हुआ 44 वाला, देखो ये भी सेम टाइप ऑफ है, सेट ए का 44।
यहाँ पर बोला है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा ये हमें पूछ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और एच डी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आंसर कैसे दिया हुआ है, ये जो है एक्सपेक्टेशन फॉर्म में दिया है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एच डी ऑफ एक्स ऐसे होता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये देखो, ये एकदम स्टार्टिंग में ही आज मैंने तुम लोग को बताया फॉर्मूला याद रखने के लिए, ये देखो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, फिर दोनों जो है चेंज हो जाएंगे, अलग अलग बाइफरकेट हो जाएंगे। ये देखो, अब ऑप्शन कैसा है वो देखना जरूरी है कि हमारा आंसर कैसे दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई आंसर है तो ये ऑप्शन लिख देंगे। देखते हैं, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, हाँ है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ना एक डी में भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी, ये भी एक ऑप्शन है, मतलब ए या फिर बी, दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों आंसर हो सकता है। क्या बी भी सही है, देख लेते हैं बी सही है कि नहीं, चेक करते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसके अलावा इसके हिसाब से तो ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके अलावा इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये देखो ई ऑफ एक्स, अच्छा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और एक तरीका है, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, म्यू को ई ऑफ एक्स बोल सकते हैं। म्यू का मतलब ई ऑफ एक्स है, हर जगह पे हम लोग कॉलम में तो वही लिख रहे हैं। तो ये रहा एक्स ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये इसके हिसाब से ऑप्शन बी हो रहा है, मतलब आंसर डी होगा। ए और बी दोनों ही सही है, या तो ए लिख दो या तो बी लिख दो, ठीक है, दोनों ही हम लोग का सही है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं इसको देखे और टिक करके आ गए, ठीक है। तो बी भी हो सकता है कि नहीं वो देखो, तब डी ऑप्शन हो जाएगा, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसको टिक करके आते हैं, भले ही सही है, लेकिन हमारे पास ये भी ऑप्शन है ना, तो फिर आंसर हमारा गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये भी हम लोगों का जो है ये भी वही है, क्योंकि देखो इसमें म्यू, म्यू का मतलब ई ऑफ एक्स होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब स्क्वायर वगैरह ध्यान से देख लेना है, ऐसा ना हो कि स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है और हम लोग टिक करते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 44वां नंबर। अच्छा, अब सेट सी का क्वेश्चन नंबर 14 करना है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला, ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन करने से प्रोबेबिलिटी खत्म। फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30%, 40%, 50% फेल्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू स्टूडेंट टू सब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। अच्छा, क्या बोला है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। For a group of students, 30%, 40% and 50% failed in physics, 30% failed in physics, 40% chemistry and at least one of the two subjects respectively. और एंड 50% जो है एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, 30% केमिस्ट्री में फिजिक्स में फेल है, 40% केमिस्ट्री में फेल है, और 50% है कि कम से कम दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में तो फेल है ही है, ठीक है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट में फेल है। पहले इस डेटा को लिख लेते हैं, लिखना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा क्या बोला गया है। फेल्ड इन फिजिक्स 30%, failed in chemistry 40%, failed in either physics or chemistry, दोनों में से एटलीस्ट किसी एक में, ऐसे 50% स्टूडेंट है। अच्छा, इफ एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनमें से किसी एक को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास्ड इन फिजिक्स, वो फिजिक्स में पास कर रहा है, इफ इट इज नोन दैट ही फेल्ड इन केमिस्ट्री, बट वो केमिस्ट्री में फेल किया है। ऐसे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा कि ऐसे किसी स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया हम लोगों ने जिसने फिजिक्स में तो पास किया है, बट कंडीशन ये है कि वो केमिस्ट्री में जरूर फेल किया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए, परसेंटेज यानी 100 होता है, ये 30% लोग फिजिक्स में
फेल किए हैं, तो इसका मतलब अगर हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 30 स्टूडेंट फिजिक्स में फेल किए। मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज ये परसेंटेज में था, परसेंटेज टोटल हम लोग 100 मान सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पर हो गया 40, ठीक है। और यहाँ पर 100 इंटू 50%, और ये हो गया 50। इससे क्या फायदा हुआ, हमें ये मिल गया, ये नंबर में आ गया, ये परसेंटेज में था। नंबर ऑफ पर्सन फेल्ड इन फिजिक्स 30, नंबर ऑफ पर्सन यानी कि स्टूडेंट्स फेल इन केमिस्ट्री 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स, और का मतलब यूनियन होता है, और केमिस्ट्री दैट इज 50, ठीक है। अब हम लोग को निकाल के क्या देना है, हम लोग को ये निकाल के देना है कि if it is known that failed in chemistry, what is the probability that he passed in physics, physics में पास हुआ है, if it is known that failed in chemistry, और वो chemistry में फेल किया है। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता है, ये देखो, ये हम लोग कर चुके हैं फॉर्मूला, एन ऑफ पी यूनियन सी का एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। इससे क्या मिलेगा, इससे हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही फेल किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया 50, 30, 40, पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो 50 माइनस 70 माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, देयरफॉर एन ऑफ पी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो गया 20, ठीक है। फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये हो गया 20, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या निकला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, है ना, एंड होता है। तो अब हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं इससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक में पास है, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ये कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों ने मान लिया है 100, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में 20 स्टूडेंट फेल है, तो ऐसे 80 स्टूडेंट होंगे वो जिन्होंने या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री पास किया, क्योंकि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल किए हैं इन बोथ, ठीक है। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर फेल्ड इन बोथ से अगर हम लोग 100 स्टूडेंट को हटा देते हैं, 100 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वहां से अगर हम लोग ऐसे स्टूडेंट को हटा देते हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हैं, तो जो बचा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है आइदर फेल इन फिजिक्स, मतलब ये 80 स्टूडेंट कैसे कैसे कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो फिजिक्स में फेल किए, या फिर फेल किए हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, या फिर नॉट फेल्ड इन बोथ, ये तीनों में से कोई कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि 100 मतलब क्या, 100 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या हो सकता है, फिजिक्स में फेल, ठीक है, या फिर केमिस्ट्री में फेल, या फिर फिजिक्स में या फिर दोनों में नॉट फेल, ठीक है, नॉट फेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हो सकता है या तो एक सब्जेक्ट में फेल, या तो फिजिक्स में फेल, या तो केमिस्ट्री में फेल, या तो दोनों में से किसी में नहीं फेल किए हैं, या फिर फेल इन बोथ, फेल इन बोथ, ठीक है। अब उसमें से अगर फेल इन बोथ हम हटा ही देते हैं तो ये 3 कैटेगरी बचेगा, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स का हमारा जो कैटेगरी बच रहा है, जो 80, अगर हम लोग बोथ में फेल होने वाला डेटा हटा देते हैं, तो जो 80 स्टूडेंट्स है वो कैसे कैटेगरी में जा सकते हैं, या तो फिजिक्स में फेल हुए होंगे, या तो केमिस्ट्री में, या तो फिर किसी में फेल नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब हम लोग ये निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में कितने लोग पास हुए हैं, 100 में से अगर
30 लोग फेल हुए हैं, तो फिजिक्स में पास हुए हैं कितने लोग? 70। ठीक है। अच्छा, अब निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन केमिस्ट्री। 100 में से अगर 40 लोग केमिस्ट्री में फेल किए हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री में पास कितने लोग हो रहे हैं? 60। ठीक है। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि P यूनियन C, ठीक है, मतलब फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? एन ऑफ P प्लस एन ऑफ C माइनस एन ऑफ P इंटरसेक्शन C। ठीक है। तो एन ऑफ P हमें पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स 70। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री 60। ठीक है। और यहाँ पर टोटल 80 लोग ऐसे हैं जो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में पास किए होंगे। ठीक है, ये देखो, आइदर ये जो है ये फेल्ड नहीं, ये एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री, उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, ये पास्ड होगा, मैंने फेल लिख दिया। तो ये हम लोग का क्या निकल के आया? एन ऑफ पी यूनियन सी। ठीक है, मतलब जहां पर मतलब ये क्या निकल के आया? नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पास्ड इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये 80 है, और सिर्फ फिजिक्स में पास किया और सिर्फ केमिस्ट्री में वो हम लोगों ने निकाल लिया, तो दोनों में पास किए हैं ऐसे कितने लोग हैं हम लोग निकाल सकते हैं। तो 80 माइनस ये कितना हो जाएगा? 130। तो ये हो गया, माइनस करने पे 50। तो P एन ऑफ P इंटरसेक्शन C इक्वल टू 50 हो गया। मतलब ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट, ये निकल के आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में ही पास किए हैं, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली पास्ड इन फिजिक्स, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कितने लोग पास किए। ठीक है, ऐसे तो फिजिक्स में पास, ऐसे भी स्टूडेंट है जो फिजिक्स में भी पास किए हैं, केमिस्ट्री में भी पास किए हैं, हमें निकालना है सिर्फ फिजिक्स में। जैसे मान लो ये 3 स्टूडेंट है, ठीक है, ये फिजिक्स में पास किया है, ये केमिस्ट्री में पास किया है, ये केमिस्ट्री में और एक स्टूडेंट ले लेते हैं, ये फिजिक्स में भी पास किया है, ये केमिस्ट्री में भी पास किया है। अब अगर कोई पूछे कि फिजिक्स में कितने लोग पास किए, तो हम बोलेंगे 2 लोग पास किए। लेकिन अगर मुझे ये पूछा जाए कि सिर्फ फिजिक्स में कितने लोग पास किए, ये तो ऐसा है जो फिजिक्स में भी पास किया है, केमिस्ट्री में, सिर्फ फिजिक्स में पास किया है एक जन। ठीक है, तो वही चीज हम लोग अभी निकालने वाले हैं। यहाँ पर जो है ऐसे लोग हैं जो कि फिजिक्स में पास किए, हो सकता है साथ साथ इसमें केमिस्ट्री में भी पास किए हो, हमें ये निकालना है कि फिजिक्स में कितने लोग पास किए। तो 70 और यहाँ पर माइनस कर देते हैं ऐसे लोगों को जो दोनों चीज में पास किए। 50 ऐसे लोग हैं जो कि फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी पास किए, तो सिर्फ फिजिक्स में पास किए 20। अब हमें निकालने क्या बोला था? ऐसा क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमें बोला था निकालने के लिए कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस चीज का बोला था? प्रोबेबिलिटी पास्ड इन फिजिक्स बट फेल्ड इन केमिस्ट्री, इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला था। तो पास्ड इन फिजिक्स कितने हो गए? पास्ड इन फिजिक्स 20, और फेल्ड इन केमिस्ट्री, फेल्ड इन केमिस्ट्री कहां पर मिलेगा हम लोग को? फेल्ड इन केमिस्ट्री ये रहा 40। तो ये आंसर हो गया 2/4, मतलब 1/2। देखते हैं 1/2 का कोई ऑप्शन है कि नहीं है। 14 का ए। हम एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता देते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इतने सारे मेहनत क्यों किए? क्योंकि देखो, हम लोग को बोला था निकालने के लिए पास्ड इन फिजिक्स बट फेल्ड इन केमिस्ट्री। फेल्ड इन केमिस्ट्री तो हमें क्वेश्चन का डेटा ही बता रहा है 40, बट पास्ट इन फिजिक्स का मतलब ओनली पास्ट इन फिजिक्स। पहला बात है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ था वो सारे फेल के डेटा दिया हुआ था। ठीक है, हमें निकालना था कि पास का डेटा क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि
30 लोग फिजिक्स में फेल है, 40 लोग केमिस्ट्री में फेल है, 50 लोग दोनों चीजों में फेल है। तो मतलब सॉरी कोई भी एक चीज में फेल है, 50 लोग कोई भी एक चीज में फेल है। इससे हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल है, ये हम लोगों ने पहले निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने ये पता कर लिया कि कितने लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा वो कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल या पास, जैसे भी समझो। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल या पास है। तो इससे हम लोग ये निकाल पा रहे हैं 100 से 20 हटाने पे कि कितने लोग जो है वो या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री में पास किए। तो ये 80 लोग जो है या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री में पास किए। ठीक है, अब इसको लेके जब हम लोग निकाल रहे हैं एन ऑफ पी, एन ऑफ सी, एन ऑफ पी माइनस सी, तो क्योंकि मैंने यहाँ पास वाला डेटा लिया है तो हमें फिजिक्स में 30 लोग फेल पता है क्वेश्चन से, तो 70 पास है, और केमिस्ट्री में 40 फेल है तो 60 पास है। ठीक है, इसको यूज करके हम लोगों ने ये निकाला एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, और इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन क्या बताता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन मतलब कॉमन पॉइंट किस चीज पे, पास पे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने निकाला था फेल पे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 20 लोग, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं 50 लोग। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें निकालना है सिर्फ फिजिक्स में कितने लोग पास हुए। तो फिजिक्स में पास हुए हैं 70 लोग ऐसे बोल रहा है, लेकिन ये ओनली पास इन फिजिक्स नहीं है। ये 70 जो है ये ओनली पास इन फिजिक्स नहीं है, ये 70 हमें बता रहा है कि पास इन फिजिक्स हो सकता है इसके साथ केमिस्ट्री में भी पास किया हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से जो 50 निकाला जहां पर था कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास हुए ऐसे कितने लोग हैं, उसको हटा दिया, तो हमें मिल गया सिर्फ फिजिक्स में पास कितना है। तब जाके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। इसी वजह से इस तरीके से निकालना पड़ा, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था। और अगर एमसीक्यू के तौर पे देखें तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन जो है हम लोग कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, नहीं 24 नहीं, ये तो कर लिया है हम लोगों ने। 55 सेट ए का 55 लास्ट क्वेश्चन। ये वाला सेट ए का 55 नंबर, देखो इसमें क्या बोला है, What is the probability of having at least 1 6 from 3 throws of a perfect die? अगर हम लोग एक परफेक्ट डाई यानी लूडो के गोटी को 3 बार थ्रो करते हैं तो एक बार 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला बात तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6। फेवरेबल आउटकम क्या होगा, अगर 1 2 3 4 5 6 ये डेटा हो सकता है लूडो के गोटी को फेंकने से, तो मतलब रोल करने से, डाई को रोल करने से, तो 6 आने का चांसेस कितना है, 1/6। एक बार अगर हम लोग रोल कर रहे हैं तो 1/6। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ ए परफेक्ट डाई। लेकिन 3 बार थ्रो करने से हमारा कैसा हो सकता है, ये देखो। तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहां से निकालते हैं, देखो नॉट गेटिंग 6 ये बता रहे क्यों कर रहे हैं हम लोग नॉट गेटिंग 6। तो 1 - 1/6, क्योंकि पूरा प्रोबेबिलिटी 1 होता है, अगर 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो हमारा आंसर फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, बट पूछा क्या है वो भी एक बड़ा बात है। हैविंग 6 आ जाए इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट बार जो है डाई को रोल किए, हमारा 6 आ गया, इसका चांसेस 1/6 है। नेक्स्ट बार भी 6 आ गया, इसका चांसेस 1/6 है। उसके बाद भी 6 आ गया, इसका चांसेस 1/6 है। ठीक है, तो आने का चांसेस हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब, आने का चांसेस 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। बट हमें आंसर ना ऐसा देखो 1/6 का होल क्यूब कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये 1 - 1/6 कर दिया। तो 1 से 1/6
माइनस करने से तो हमारा नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ 5/6 भी नहीं होगा क्योंकि वो तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है, और 5/6 का होल क्यूब का मतलब भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो फिर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो 1 इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 से अगर हम लोग 5/6 हटा देते हैं जो कि नहीं आने का चांसेस है, 1 का मतलब गेटिंग 6 और नॉट गेटिंग 6 का टोटल, ठीक है, गेटिंग 6 और नॉट गेटिंग 6 का टोटल। तो वहां से अगर हम लोग नॉट गेटिंग हटा देते हैं तो गेटिंग 6 का आंसर आएगा। तो 1 माइनस 5/6 का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 बार थ्रो करने का बात हुआ है, ठीक है। तो 1 माइनस 5/6 का क्यूब यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। बात समझो, यहाँ पर हमें पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6 फ्रॉम 3 थ्रोज ऑफ परफेक्ट डाई। हम लोगों ने पहले एक बार डाई को रोल किया तो 6 आने का चांसेस 1/6, फिर दूसरे बार 1/6, तीसरे बार 1/6, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन यानी 1/6 का होल क्यूब। ये आंसर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ होता तो डायरेक्टली उसी पे टिक करते, ठीक है। अब नहीं आने का चांसेस 1 माइनस 6, तो नहीं आने का चांसेस है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 यानी 5/6 का होल क्यूब। तो ये आंसर भी नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा है आने का चांसेस क्या है, और ये भी नहीं होगा, ये कंफर्म। अब ये दोनों में से कौन सा आंसर होगा? तो अगर हम लोग 1 में से 1/6 लेस करते हैं, 1/6 का मतलब होता है कि 6 आने का चांसेस, ठीक है, ये आने का चांसेस अगर लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा आंसर नॉट गेटिंग 6, लेकिन हमें तो बोला है गेटिंग 6 एटलीस्ट 1, ठीक है। तो ये होगा क्योंकि ये नॉट गेटिंग 6 हट रहा है 1 में से, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा गेटिंग 6। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर बनेगा। 55 का आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 55 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और हम लोग का प्रोबेबिलिटी में कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना, ये हम लोग कर चुके हैं। अगर कुछ एक दो बाकी भी है तो उससे हमें अभी कुछ नहीं करना है। जब हम लोग बाद में एग्जाम टेस्ट वगैरह अरेंज करते हैं, और इसके अलावा जब हम लोग आरटीपी एमटीपी करेंगे ना, तो वहां पर तुम लोग देखना कि जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसी तरीके का क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर कुछ इसमें छूटा हुआ है अभी उसमें दिमाग मत लगाओ, हो सकता है कुछ है, लेकिन इधर उधर कुछ कुछ क्वेश्चन है शायद नहीं किया है मैंने, बिकॉज वो एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी हम लोगों ने जो किया ना उससे वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मान के चल सकते हैं, फिर भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि तुम लोग देख रहे हो कि 1 नंबर के लिए कितना ज्यादा हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली मान के चलो कि उतना चांसेस नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो कर पाओगे, उतना मैंने तुम लोग को रेडी कर दिया है, ठीक है। अब जो भी की करवाया है ना, ये देखो बस ये काफी है। और बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से नहीं करेंगे, जब हम लोग कोई मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग का जो भी टेस्ट पेपर वगैरह, तो वहां पर देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग वहां सीख लेंगे, ठीक है। वैसे सीखने का जरूरत नहीं होगा, तुम लोग देखना इसी के अंदर ही क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का खत्म होता है, और इसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स का मतलब दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।